गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पी ब्लॉक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे इसको, लेकिन अच्छे से करना है हमें। बिल्कुल जो भी आपको डाउट रहेगा वो अपने साथ साथ पूछना है। ठीक है, तो देखो पी ब्लॉक हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा +1 में भी आपने पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने 2 ग्रुप पढ़े थे। पी ब्लॉक की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक आता है। ठीक है, तो 13 और 14 ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 ये 4 ग्रुप हैं जो हमने नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा आएगा आपका? ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली होती है, आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप हम पढ़ेंगे, फिर ग्रुप नंबर 16, 17, 18 1 बाय 1 हम चारों ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। 13 और 14 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये 5 आपके एलिमेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो आगे जैसे जैसे आप जाओगे, डाउन दी ग्रुप हो गए ना ये एलिमेंट्स, तो डाउन दी ग्रुप जाने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है एटम का, यह आपको सबको पता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का, यानी नीचे की तरफ जाने पे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा वैलेंस शेल पे, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो लॉस करने की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर। यानी नीचे की तरफ जाने पे इनमें मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? नीचे की तरफ जाने पे इनमें क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये जो पहले 2 एलिमेंट है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये तो नॉन मेटल है, नीचे की तरफ जाने पे बढ़ रहा है ना मेटेलिक कैरेक्टर है, इनमें तो बहुत ही कम है, तो ये तो ऑलमोस्ट क्या है? नॉन मेटल है। फिर नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो आर्सेनिक और बिस्मिथ, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी में थोड़ा थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेटलोइड्स हैं, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों की। और बिस्मिथ क्या होगा? हमारा प्योर मेटल। क्लियर होगी बात? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे हैं? नॉन मेटल है। ये दोनों जो हमारे पास आर्सेनिक और एंटीमनी हो गए मेटलोइड है, और बिस्मिथ क्या है हमारे पास? मेटल। क्लियर होगी बात? यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में, आपको सबको पता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हमने MOT डायग्राम बनाया हुआ है इसका। 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। 33rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ये इसकी ओर्स लिख दी हम। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस आ गया, ये हमारी नाइट्रोजन की ओर है, नाइट्रोजन की ओर, नाइट्रोजन। NaNO3, KNO3 इनके नाम हो गए, ये साल्ट पीटर, ये KNO3 इंडियन साल्ट पीटर। नाइट्रोजन इज फाउंड इन प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह सब हम पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करें तो P4 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। बोन्स, टीथ, DNA, ATP, ADP इन सब मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहला एटॉमिक रेडियाई की बात करें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 इज स्मॉलर देन कार्बन फैमिली। पता ही है ना, ये ग्रुप 15 है, तो इनसे पहले 14 आता है, कार्बन फैमिली है वो। जैसे जैसे हम ग्रुप पीरियड्स में आगे जाते हैं तो साइज क्या होता है हमारा? छोटा होता चला जाता है, यानी ग्रुप 15 छोटा होगा ग्रुप 14 के एलिमेंट से। तो वही लिखा हुआ है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 इज स्मॉलर देन कार्बन फैमिली, दैट इज ग्रुप नंबर 14। डाउन दी ग्रुप जाने पे आपको पता है क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। डाउन दी ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो हमारे जनरल ट्रेंड होते हैं वही है यहाँ पे। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज मच हायर देन ग्रुप 14। पता है कि इनका साइज जो है 15 का साइज छोटा है 14 ग्रुप से, तो छोटा साइज है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी। डाउन दी ग्रुप क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी डाउन दी ग्रुप? क्योंकि डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो साइज हमारा बढ़ रहा है। अगर साइज बड़ा होता चला जाता है तो बैलेंस शेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल जो जनरलाइजेशन होती है वही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 14 के साथ इसका कंपैरिजन करते हुए चलना है हमें। एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज अगर आपका क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो एलिमेंट ऑफ 15 आर लेस मेटेलिक देन ग्रुप 14। मेटेलिक कैरेक्टर क्या रहता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कितनी आसानी से किया जा सकता है। तो जैसे साइज बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान हो जाएगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है।
तो ग्रुप 14 की अगर 15 का अगर हम कंपैरिजन करें मेटलिक कैरेक्टर का, तो 15 का साइज हमें पता है छोटा है, तो छोटे साइज के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल रहता है। इसका मतलब इनका मेटलिक कैरेक्टर जो रहेगा वो कम रहेगा ग्रुप 14 से। डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन मेटलिक कैरेक्टर। देखो समझ सकते हो आप, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि मेटलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे मेटलिक बॉन्डिंग पाई जाएगी, मेटलिक बॉन्ड्स पाई जाएंगे। यहाँ पे नॉन मेटल है, ये इसमें तो मिक्स कैरेक्टर है, तो नॉन मेटल है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ मेटलिक बॉन्ड, तो मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यहाँ पे एटम्स आपस में ज्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड है, तो उनको ब्रेक करना, उनके मेटल एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना, मेटलिक बॉन्ड्स को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे कोई मेटलिक बॉन्ड नहीं है, तो इनको फिर भी आसानी से कंपेरेटिवली हम सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम रहने वाला है, यानी कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट में तो एक ही रेगुलर सा ट्रेंड है कि नीचे जाने पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ट्रेंड रेगुलर नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर, ये ऑर्डर है, ये हमें एज इट इज याद करना है। इस ऑर्डर को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, देखो नीचे जा रहे हैं हम डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस डाउन द ग्रुप जाने पे मेटलिक कैरेक्टर, मेटलिक पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है, आर्सेनिक का तक भी बढ़ रहा है, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद घटना शुरू हो गया, देखो आर्सेनिक का बड़ा है एंटीमनी से, एंटीमनी का बड़ा है बिस्मुथ से, अब आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो इसको, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, यहाँ पे जा रहे हैं तो नीचे जाने पे साइज तो बढ़ ही रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे साइज बढ़ेगा, इस वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, अभी हमने जैसे पढ़ाई था कि बॉन्डिंग इनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वंडरवाल फोर्स जो लगती है वो साइज के साथ बढ़ती है, वो आपने पढ़ा था, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो ज्यादा लगती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो ये हमारा रेगुलर ही है, ऐसा ही होता है, साइज बढ़ने के साथ आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, बढ़ता ही है और बढ़ रहा है। लेकिन आगे जाने पे क्या हो गया, आगे जाने पे तो साइज और भी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे तो मेल्टिंग पॉइंट और भी ज्यादा हाई होना चाहिए था, बट अभी डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका, तो ऐसा क्यों, वो देखते हैं। दिस अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मुथ इज बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5 कोवेलेंट बॉन्ड। नीचे जाने पे यहाँ पे देखो, इन सब के पास अगर बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, जो जनरल हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 15 की, वो है NS2NP3, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, काउंट कर सकते हैं 2 + 3 5, ठीक है। NS2NP3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन सभी के पास, तो 5 इनको बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो 5 बॉन्ड बनाते हैं, नीचे वाले जो 2 एलिमेंट्स रह गए हमारे पास, उनकी जो 5 बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो कम है, ये 5 ना बना के 3 ही बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करके बॉन्ड बनाएंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 2 नहीं बना रहे हैं, 2 नहीं बना रहे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक पेयर बोल सकते हैं हम उसको, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, उसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअल में क्या होता है, नीचे जैसे हम जाएंगे इन दोनों एलिमेंट्स में, तो यहाँ पे जो एस के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एस के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, तो ये 2 तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन बच्चे इनका यूज करके बॉन्डिंग होगी, यानी 5 की जगह ये 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इनर्ट हो गया, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हुआ क्या, यहाँ पे तो 5 बॉन्ड बन रहे थे, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, यानी एक्सटेंट ऑफ जो बॉन्डिंग है वो कम हो गई नीचे जाने पे, ठीक है, तो कम हो गई, तो यहाँ पे क्या रहेगा उनका, यहाँ 5 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा नहीं लगेगा ना टाइम, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। आगे बस समझ में, आगे देखते हैं, एलोट्रोप्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो एलोट्रोप क्या होता है पता ही होगा आपको, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाया जाना क्या कहलाता है, एलोट्रोपी कहलाता है, ठीक है। और वो एलिमेंट एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एलोट्रोप्स कहलाएंगे। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, एलिमेंट सेम ही रहेगा आपका, बट वो अलग अलग टाइप से अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के एलोट्रोप है, सेम ही एलिमेंट क्या है, अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जा रहा है।
तो इन ये जो ग्रुप 15 है इसमें किस किस के एलोट्रोप्स होते हैं वो देखने हैं हमें। एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रोप्स। फॉस्फोरस एग्जिस्ट व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, येलो एंड ग्रे, ठीक है। तो ये 3 हो गए जिनके एलोट्रोप हैं, 2 बच गए, नाइट्रोजन, बिस्मिथ, इनके कोई एलोट्रोप्स नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और एलोट्रोपी, ठीक है। ये सब क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अभी आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेगेटिव में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे और पॉजिटिव में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। फर्स्ट तो बात करते हैं हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो NS2 Np3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 5 इनके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन इनको और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 5 इनके पास हैं, 3 और अगर मिल जाए तो नोबल गैस जैसी कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाए, यानी कि ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। General valence electronic configuration of group 15 is NS2 Np3 require 3 electron to acquire noble gas configuration, so they show -3 oxidation state। ये examples हमने लिख दिए, Mg3N2, Mg3Bi2, इनमें हम oxidation state निकालोगे तो कितनी आएगी, -3 आएगी। Down the group tendency to show -3 oxidation state decrease, -3 दिखाएंगे सभी, क्योंकि सभी के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो -3 सब दिखा सकते हैं। लेकिन अगर टेंडेंसी की बात करें कि -3 दिखाने की टेंडेंसी नीचे जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे कम होगी कि ज्यादा होगी, तो वो हम क्या देख सकते हैं, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है, अगर साइज बढ़ता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, यानी डाउन द ग्रुप -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, बड़े हो साइज होने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम हो जाती है। क्लियर है। ये तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो +3 +5, +3 दिखाते हैं ये और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज वाइल दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये +3 भी दिखाएंगे और +5 भी दिखाएंगे, ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, और किसकी बढ़ती चली जाएगी, +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। अभी मैंने समझाया था कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे इन एलिमेंट्स में, हमने मेल्टिंग पॉइंट में बात की थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है S वाले वो बॉन्डिंग में जाने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास है, लेकिन डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स है उनमें क्या हो रहा है, उनमें ये हो रहा है कि S के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो ये तो एक तरह से हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है वही लॉस किए जा सकते हैं नीचे जो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है उनकी हेल्प से, उनसे। यानी नीचे वाले एलिमेंट्स +5 नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करने से ही मना कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो इनका तो यूज नहीं कर सकते हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 3 ही है हमारे पास यूज के लिए, और यही हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। हायर एलिमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काम करते हैं, जैसे ये 3 काम करेंगे, बिल्कुल बॉन्डिंग में जाने को रेडी होते हैं, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाती है। क्लियर होगी बात। तो क्या कह रहा है वो, +5 और +3 दिखाते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन डाउन दी ग्रुप जैसे जैसे हम जाएंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी और +3 दिखाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों है ये, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, S के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, उसको डिफाइन कर दिया कि S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से, रिलक्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, अपोज करते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा इन पे इफेक्टिवली ऑपरेट करता है, इनको बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस का चार्ज, तो बाइंड करके रखता है तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाते ये।
उसके बाद है मैक्सिमम कोवेलेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड इज मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, so nitrogen cannot form NF5 NH5 while other elements of the nitrogen family show covalency of 5 or 6, for example PCl5, arsenic, F5, SbF6 negative etc. क्या है हमारा पॉइंट? हमारा है मैक्सिमम कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है? सबसे पहले तो कोवेलेंसी होती है कि कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें कितनी मैक्सिमम कोवेलेंसी ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बना सकते हैं इसका मतलब ये हमें डिस्कस करना है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास है, तो 5 बॉन्ड तो ये बना सकते हैं क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास। लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन 5 कोवेलेंसी नहीं दिखा सकता, उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो 5 ना होकर वो 4 ही है, ठीक है। बाकी सब में 5 दिखा सकते हैं, वो दिखाते भी हैं और उससे ज्यादा भी दिखाते हैं, बल्कि 6 भी दिखाते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा ही फॉस्फोरस का, देखो PCl5 यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना इसके क्लोरीन के साथ। आर्सेनिक AsF5 5 बॉन्ड बना रहा है, एंटीमनी तो 6 भी बना रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात हम करेंगे तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन नाइट्रोजन 5 कोवेलेंसी नहीं दिखा सकता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो 5 और 6 भी दिखा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है वो देखते हैं हम। देखो नाइट्रोजन को ही समझ लेते हैं क्योंकि वो 5 कोवेलेंसी नहीं दिखा रहा है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा? 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। तो ये हमारी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2s2 2p3। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 1 2 3, इस तरीके से फिलिंग होगी, ठीक है। 2s2 2p3। आगे अगर हम बात करें भाई यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सी है? सेकंड शेल चल रही है ना 2, तो क्या यहाँ पे और कोई खाली शेल होगी? 2d होता है क्या? 2d नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अब नहीं बताया जाएगा आपको, क्योंकि वो +1 में हम क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं, कौन सी शेल एग्जिस्ट करती है कौन सी नहीं करती, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 2d होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 2d आप नहीं लिख सकते। क्लियर हो गई बात? अब देखो हमने क्या पढ़ी थी, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी 11th में। हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी, तो उसमें एक थ्योरी क्या कहती थी? ये कहती थी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तभी कर सकता है जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्डिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि एक एटम आएगा, दूसरा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो यहाँ भी ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है? जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग में जा सकते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है नाइट्रोजन के केस में? 1 2 3। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके अनपेयर्ड हो जाए, भाई इसको मैं कहीं शिफ्ट कर दूं तो ये भी सिंगल हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये बॉन्डिंग में जा सकता है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर यहाँ पे 2d होता, अगर यहाँ पे 2d होता, डी में 5 होते हैं ऑर्बिटल, बना दिए मैंने। अगर यहाँ पे 2d ऑर्बिटल होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो s का है वो इधर शिफ्ट हो जाता, 5 में से कहीं भी चला जाता, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाता, ये एक यहाँ पे चला जाता, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते और ये 5 बॉन्ड बना सकता था अगर यहाँ पे 2d होता तो। बट अभी हमने क्या कहा? 2d तो होता ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे इलेक्ट्रॉन वो पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन एनी टाइम नाइट्रोजन को ऐसे ही रहना पड़ेगा, p में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन और s में 2। इसका मतलब क्या कि सिग्मा बॉन्ड तो नाइट्रोजन कितने बना सकता है? केवल 3। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एज इट इज रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, ये अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2d है ही नहीं वैकेंट नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, अगर बॉन्डिंग में जाएंगे तो भी इकट्ठे ही जाएंगे, एज अ पेयर ही जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे बॉन्डिंग में यानी एज अ लोन पेयर रहेंगे तो भी एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या कि नाइट्रोजन की अगर मैं मैक्सिमम बॉन्डिंग की बात करूंगी, कितने बॉन्ड वो नाइट्रोजन बना सकता है मैक्सिमम, तो कितने? यहाँ से तो 3 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बॉन्डिंग में जाएंगे तो ये एक ही बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। वो जो एक बॉन्ड होगा वो किस टाइप का बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड कौन सा होता है जिसमें एक एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको हम, डेटिव बॉन्ड।
तो नाइट्रोजन इनका यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, डेटिव बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। यानी अगर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन वो पूछा जाए तो 4 ही बना सकता है, 5 नहीं बना सकता। 5 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, बट इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो पेयर हैं, अनपेयर्ड हो नहीं पा रहे हैं, सिंगल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बना सकता है। इसके अलावा इसी में बात करें फॉस्फोरस की, तो देखो इसकी नाइट्रोजन की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, नीचे जाने पे क्या रहेगा, ये 3s2 3p3 हो जाएगा। इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बनाएगा। तो ये 3s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसकी वैलेंस शेल है वो 3rd है, तो 3d तो होता है हमारे पास, 3d एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्यों करता है, 2d क्यों नहीं करता, वो 11th में पढ़ के आए हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे हो सकती है। तो फॉस्फोरस के केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि ये s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया d में जाके, ये 3p 3 ही आएंगे इसमें और एक d में चला जाएगा। जब बॉन्ड बनाने का टाइम आएगा ना तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड हो जाएगा, अनपेयर्ड हो गया तो इसके पास कितने वैलेंस, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो इसीलिए फॉस्फोरस जो है वो मैक्सिमम 5 दिखा सकता है कोवैलेंसी। फिर हम कह रहे हैं 6 भी दिखा सकता है, ये भी हमने पढ़ा कि 5 तो दिखा ही सकता है, 6 भी दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये छठा बॉन्ड भी बना लेगा अगर कोई एटम आ जाए, अपना x कोई एटम आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन लेके। जैसे नाइट्रोजन ने भी तो यही किया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये किसी के पास तो बन जाएगा आराम से। तो अगर ऐसे फॉस्फोरस के पास कोई आ जाए जिसके पास अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो ये ऑर्बिटल तो दे ही देगा उनको रखने के लिए, बॉन्डिंग तो हो ही जाएगी। तो ये 6 भी दिखा सकता है, ठीक है। ये आगे बात समझ में आपको, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये हमारा मैक्सिमम कोवैलेंसी का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन, सबसे पहले तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए साइमल्टेनियसली एक साथ, तो क्या कहलाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन, कि वो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया, ठीक है। ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन टू +1 to +4 शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, HNO2 है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ये दे रहा है HNO3NOH2O, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में है, +2 में है, तो +3 से +5 जाने पे ऑक्सीडेशन, +3 से +2 जाने पे रिडक्शन, यानी नाइट्रोजन क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। ऐसे फॉस्फोरस का एग्जांपल दे दिया हमने, यहाँ +3 में है, यहाँ +5 में है, -3 में, +3 से +5 ऑक्सीडेशन, +3 से -3 क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ये तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे वहां पे +3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेबल हो जाती है, उसको दिखाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, +5 की कम हो जाती है, ठीक है। तो डाउन दी ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल हो जाती है। तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी तो जैसे ये एलिमेंट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस +5 में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होगी +5 में कन्वर्ट होने की, क्योंकि उनकी +5 ज्यादा स्टेबल नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि डाउन दी ग्रुप जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसको अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। हैव अ नाइस डे।